नमस्कार। आईपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं प्रवीण पटेल सोनभद्र से। आज हम आईपा मंच के माध्यम से विकासशील राजनीति समेत जन समस्याओं, जन विकास की बात करते ही रहते हैं। ऐसे में आज हम सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां की अगर बात करें 2012 से 2017 की, तो उस समय जो विधायिका थी माननीय रूबी प्रसाद ने काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी लोगों से आज की डेट में जिस तरीके से ये बात करें कि वो एक जिस तरीके से ये देखा जाता है कि प्रभावशाली नेत्री, तो उनके रूप में उनको देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि महिलाओं के मन में उनके प्रति एक अच्छा भाव, अच्छा बातें जो है कि उभर करके जो हम जनता से सुनते चले आते हैं, उस तरीके की है। ऐसे में हम आज उनके साथ मौजूद हैं कि किस तरीके से उनकी राजनीति जो रही, आगे किस तरीके की राजनीति उनकी रहेगी और क्या कुछ रहेगा। आपका जो है कि सबसे पहले तो आईपा मंच में स्वागत है। और ऐसे में धन्यवाद पटेल जी। ऐसे में मैडम ये बताइए, जो आपका जो दौर था 2012 से 2017 का, उसके पहले भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये राजनीति में उतरने की क्या कुछ प्रेरणाएं थी? किस तरीके से आप एक गरीब परिवार से, जिस तरीके से बताया जाता है गरीब परिवार से आप थी और काफ़ी संघर्ष की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये किस तरीके से ये दौर चला, क्या कुछ रहा? प्रवीण जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से एजुकेशन जब ले रही थी तब से मैं समाज सेवा में जुड़ी रही। और इस क्षेत्र में भी चूँकि हमारा जनपद सोनभद्र एक पिछड़ा दलित आदिवासी बाहुल क्षेत्र रहा है, और यहाँ पे मैं जनपद सोनभद्र की प्रथम महिला विधायक, निर्दल विधायक मैं जीत के चुनाव गई 2012 से 17 तक। ये आरंभ कहाँ से आपके मन में राजनीति को? राजनीति तब मैं कॉलेज में हुआ करती थी, तभी से मेरे मन में ये भाव था। मुझे तो आईएएस बनने का था सपना, और मैं पीटी और मेंस निकाल भी ली थी। दुर्भाग्य रहा कि मैं जो फाइनल होता है वाइवा में नहीं आ पाई। तो उसी समय से मेरे मन में मतलब आईएएस मेरा बनने का सपना था, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन समाज सेवा से जुड़े रहने का हमेशा ये रहा मेरे मन में। बाद में मुझे वो समाज सेवा राजनीति में रहकर करने का ज़्यादा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मौका मिला। जिस तरीके से ये राजनीति में क्या कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको ये फील हुआ या ऐसा लगा कि मुझे जो है राजनीति में आना चाहिए? क्या ऐसा सोनभद्र को लेकर के क्या कुछ समझ में आया था? सोनभद्र आप जानते हैं, आप भी यहीं के हैं और हम भी हैं, तो मुझे यहाँ लगा कि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। संसाधनों की कमी नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जितना एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेटेड जो बच्चे हैं जितना उनको होना चाहिए, इंडस्ट्री इतनी है, औद्योगिक क्षेत्र है, ये बिजली दूसरे राज्यों को देते हैं, लेकिन हम लोग का आज भी जो है, जो क्षेत्र जितना विकास होना चाहिए उस हिसाब से अभी तक हो नहीं पाया है। और कहीं ना कहीं ये टफ क्षेत्र भी है। टफ इसलिए कहें कि जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि इस टफ क्षेत्र जनपद सोनभद्र की जो मुख्य समस्या थी वो थी पेयजल की समस्या, और उन्होंने हर घर नल योजना से जोड़कर यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलवाने का काम किया। ये बहुत ही सराहनीय पहलू है, पल नहीं कहेंगे, पहलू है। तो ये है, और धीरे धीरे ये विकास की ओर है हमारा जनपद। और चूँकि ये टफ क्षेत्र इसलिए कि 200 किलोमीटर में खुद हमारा विधानसभा 5 राज्यों से घिरा हुआ, कभी ये बहुत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, पर अब धीरे धीरे विकास है, धीरे धीरे शिक्षा भी है। और महिलाएं जो थीं वो बहुत जादू टोना, झाड़ फूंक, इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास करती थी। हाँ, ढकोसले में विश्वास करती थी। इसका मुख्य कारण अशिक्षा, बेरोजगारी था। ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, यहाँ किसान हैं, मजदूर हैं, इस तरह के लोग निवास करते हैं। जबकि यहाँ पे इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र है, हिंडाल्को, एनटीपीसी, एनसीएल, उसके बावजूद भी बेरोजगारी भी यहाँ बहुत है। और बहुत युवा जो हैं आईटीआई पॉलिटेक्निक करके बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे विकास की ओर हमारा जनपद है। और ये कारण हम जो कहेंगे, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रही हूँ, तो मुझे लगा मतलब माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये गरीब जो महिलाएं, कोरोना जैसे जो हमारा कोरोना एक पूरा विश्व झेल रहा था,
सबसे जो सशक्त राष्ट्र माने जाते हैं अमेरिका, वो भी इसमें जो कोरोना काल में उनकी बुरी स्थिति रही, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे से उन गरीबों को जो 35-35 किलो राशन कोरोना के दौरान मिला, वो बहुत सराहनीय पहल रहा और कोई भी मतलब भूखा नहीं रहा और भूखा मरा नहीं हमारे क्षेत्र में। ये सबसे ज़्यादा है। और इतनी बड़ी आबादी, 125 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करना कोई साधारण बात नहीं थी। ये जो सेकंड वेव जो आया तो बहुत अच्छे से इसका जो है पहल किया गया और हम लोगों को जो गरीब जनता है, समाज के अंतिम व्यक्ति को अच्छे से ध्यान रखा गया। इसके लिए हम धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। ये जो जिस समय हम पहले भी आए थे आपके पास, उस समय मैंने सन 2012 की बात करें तो ये देखा गया था कि काफ़ी दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में जब आप जीत कर आई थी तो उस समय काफ़ी उत्साह देखने को मिला था और उत्साह के दौरान ये भी देखा गया था कई जगह आतिशबाजी पटाखे भी फोड़े गए थे और महिलाओं में सबसे ज़्यादा उत्साह देखा गया था। ऐसे में हम ये जानकारी चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका जो दिनचर्या था विधायक के पद पर बनने के बाद, तो किस तरीके से था आपका? मैं प्रवीण जी बताना चाहती हूँ कि जब मैं विधायक थी, महिलाओं में इसलिए उत्साह था कि पहली बार कोई महिला विधायक चुनी गई थी और भी आज़ादी के बाद, तो ये उत्साह था। और मैं डायरेक्ट महिलाओं से संवाद करती थी। जो घूंघट की आरती वो मंच पे आने लगी, अपनी बातों को बताने लगी। तो मेरी दिनचर्या ये थी कि मैं सुबह उठती थी 6 बजे से, सारी जो क्षेत्र जो बभनी, दुद्धी, मेयरपुर की जो जनता थी यहाँ आ जाती थी। तो फिर मैं यहाँ समस्या सुनती थी और मेरा निर्धारित समय था जो तीनों ब्लॉक में मैं बैठती थी और ख़ास करके महिलाओं से डायरेक्ट महिलाएं बेझिझक मुझसे बात करती थी, अपनी समस्याओं को रखती थी। साथ ही साथ जो है बहुत सारी परियोजना अधूरी थी। आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि 1968 में स्वर्गीय राम प्यारे पनिका ने राजकीय डिग्री कॉलेज दुद्धी बनवाया। 1968, शायद आप हम पैदा भी न हुए हों, तब हुआ था। उसके बाद किसी ने, इतने जनप्रतिनिधि आए लेकिन किसी ने शिक्षा के लिए नहीं सोचा। तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से कह के और 1968 के बाद जो है बभनी में राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया, जो बन रहा है। मेरे समय में काफ़ी काम हो चुका था, अब बनने की स्थिति में है। अब सोचिए इतना लंबा सफ़र, जो बभनी से दुद्धी की दूरी है 50 किलोमीटर, तो बालिकाएं जो थीं, जो इंटर किसी तरह कर भी लेती थी, हायर एजुकेशन से वंचित रह जाती थी। ये काम किया। आपके संज्ञान में हो कि कन्हर में कितनी घमासान मची थी। 1976 से ये परियोजना लंबित थी, उसको मैंने पूरा करवाने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेयरपुर में आप जाके देखें, महिला हॉस्पिटल 50 बेड का है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, वो मैंने बनवाने का काम किया। और जो बिजली के क्षेत्र में भी 33/11 मैंने कई बवंडिया से लेके, कुंडाडी से लेके और गुलाल जड़िया तक बनवाने का काम किया। सड़क वगैरह तो कहना ही नहीं कितना बनवाया। और मुख्य चीज़ जो मेरा रहा कार्यशैली कि मेरे संज्ञान में जो क्षेत्र में जितनी भी जो किडनी, हार्ट और कैंसर जैसे बीमारियों से ग्रसित थे और जितना भी एस्टीमेट बन के आया, चाहे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इसको आप देख भी सकते हैं, ऑन रिकॉर्डेड है हमारा ये। मेरे विधायकी काल में मेरे जितने भी आते थे मेरे संज्ञान में, मैंने सबको देने का काम किया, उनकी ज़िंदगी बचाने का काम मैंने किया। अपने जो विधायक निधि के पैसे थे वो पैसे मैंने उनके इलाज में 50 लाख पर ईयर मैंने दिया, ये सरकारी रिकॉर्ड है। तो इस तरह से मैंने काम किया और महिलाओं को बड़ा फील, मैं महिलाओं तक जाती थी, उनसे बात करती थी। क्योंकि महिलाएं थोड़े पुरुष से झिझकते हैं, घूंघट में रहते, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थोड़ी शर्माती हैं, लेकिन जब मैं थी तो वो खुद आके बताती थी, मंचों पर शेयर करती थी अपने दुख दर्द को। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहा और मैंने बहुत सारा काम, मैं तो अभी अपना काम गिनाने लगूँ तो सुबह से शाम तक, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पेयजल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, इन सब क्षेत्रों में मैंने जितना काम। एक और सवाल था, जैसे कि आज के डेट में जो देखा जाता है कि हर काम में कहीं ना कहीं संडे की छुट्टी मिल जाती है और आप एक घर में भी रह करके बच्चों को देखते हुए, सब कुछ करते हुए, बगैर संडे की परवाह किए हुए सारे काम को करती थी। और वो दौर था आपका जब कभी कभी ऐसा भी देखा गया था कि चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, रात हो, दिन हो, हमेशा अपने जो है कि कामों को लेकर के आप करती थी और क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण था। वो कैसे चलता था? ये क्षेत्र में भ्रमण, चूँकि जनता ने मुझे जिताया था तो उनकी सेवा करने के लिए तो मैं घर को भी मैनेज करती थी। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और उसके बाद मैं क्षेत्र में निकल जाती थी। इन्हीं कामों और जनता का आशीर्वाद से सोचे कि मुझे इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप में अमेरिका में मुझे बराक ओबामा जैसे लोगों ने
मुझसे मिला और मुझे सम्मान दिया, मुझे बुलाया गया था, मुझे सिलेक्ट किया गया था IBLP 2013 में, इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम जो है। अकेली महिला मैंने भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में जाके मैंने किया था। और फिर जब सरकार बदली 2018 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब भी मुझे जो है राज्यपाल गवर्नर राम नाईक के द्वारा मुझे मिला, अवार्ड मिला मुझे। और MLA बेस्ट MLA का भी अवार्ड मुझे मिला हुआ, MLA ऑफ द ईयर का। ये सब बहुत सारे, ये सब जनता का आशीर्वाद और मैंने जो मेहनत किया। हमारा कहना है कि यदि आप अच्छे से कार्य, संडे मंडे कुछ भी नहीं, प्रत्येक दिन काम करें, जो जनता ने जिम्मेदारी दिया है, जनता के सेवक हूँ मैं, आम कार्यकर्ता की तरह आप काम करेंगे तो निश्चित है कि जनता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहा। दुर्भाग्य ये मेरा ये रहा कि मुझे जो है ये सीट अचानक इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने बदल दिया, दुद्धी और ओबरा, जिससे मैं चुनाव नहीं लड़ पाई। लेकिन मैं हारी हुई विधायक नहीं हूँ, चुनाव नहीं लड़ पाई, नहीं तो जनता पुनः मुझे विश्वास ये है। तो एक विषय आ गया कि भाई सीट का ना होना। सीट का ना होना। ऐसे में ये भी देखा गया मैडम, जब आप विधायक नहीं थी, अभी पिछले दिनों जो 2 साल तक रहा कोरोना काल में कई लोगों की मौतें हुई, उसके बाद वैक्सीनेशन का दौर चला। इसमें मैडम आपके द्वारा क्या कुछ, किस तरीके से समाज में जाकर के क्या कुछ किया गया था और किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए? मैं ये जब कोरोना चल रहा था तो काफ़ी पिक पॉइंट पे था, सेकेंड वेव थी, तो मुझे जो बभनी क्षेत्र का आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, जो सबसे अंतिम गांव था, 3, 4, 5 गांव, वहाँ जाके मैंने पूरा राशन अपने हाथों, मुझे बहुत लोग ने मना किया, बोले नहीं, मैंने कहा नहीं, उन लोग जिन तक कोई नहीं पहुँच पाया, वो है रंपा कुरर और भलपहरी, ये सब जो गांव है, वहाँ पे महुआ दोहर एकदम जंगल में था, तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं बुजुर्ग थीं और जो बूढ़े लोग थे, वो उनको मैंने स्वयं जो है चावल और ये आटा और तेल और आलू और ये सब जो दाल नमक, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से जाके कोरोना काल में उनको जो है 2, 4, 500 लोगों को मैंने, 5-6 गांव के लोगों को मैंने जाके बांटा। और साथ ही साथ मास्क भी मैं बांटी और सैनिटाइज़र भी मैंने कहा, अपने स्पीच में कहा कि अब बचाव के लिए। और मैंने कहा कि वैक्सीनेशन जो आ रहा, उस टाइम स्टार्ट नहीं हुई थी वैक्सीन, तो मैंने कहा कि जब भी हो तो आप पूरा लगवाएं इस डोज को। मैंने ये काम किया था कोरोना काल में। मुझे बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन मैं मानी नहीं, गई और ईश्वर की कृपा रही कि मुझे कुछ हुआ भी नहीं। समाज सेवा और जनता का इतना आशीर्वाद रहा, मुझे कुछ हुआ भी नहीं कोरोना में। तो मैंने इस तरह से सेवा की कोरोना काल में, और महिलाओं को प्रेरणा दी कि मास्क जरूर लगाना। उन लोगों को पहले लोग मतलब लगाने से, वैक्सीन लगाने से डरते थे, पता नहीं कोई गुमराह, बहुत सारे लोग गुमराह भी कर देते कि इससे नपुंसकता आ जाएगी, ये वो बहुत तरीके भ्रम फैलाए गए थे इस क्षेत्र में, लेकिन वो भ्रम दूर हो गई और उन लोगों ने लगाया वैक्सीन। अभी ओमिक्रॉन की भी बात लगातार कही जा रही है कि ओमिक्रॉन का खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। फिर से जिस तरीके से 25 यानी कल से जो है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ऐसे में अब किस तरीके से जनता से क्या कहना चाहिए और क्या कुछ उनको आगाह करना चाहिए, किस तरीके से लोग रहे? मैं जनता से पुनः और आपसे सभी से, जितने जो काम करने वाले लोग हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, अपनी जान की बिना परवाह किए, भाई आप भी पत्रकार हैं, जनसेवक हैं, आप ही तो हैं, आप खबर लाते तो हम लोग तक पहुंचाते, जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां पहुंचते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो भी हैं जनता के सेवक हैं, सबसे पहले वो यदि वैक्सीनेटेड नहीं हो तो वैक्सीनेटेड हों। और जो ओमिक्रॉन का है, ओमिक्रॉन कोई बहुत बड़ा ये नहीं, उसको एक भयावहता जो लोगों के दिमाग में है कि बहुत बड़ा कोई ये चीज़ है, इसको ना सोचते हुए हमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। हमें मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ इलाके में मास्क पहनना है, और जहाँ बहुत भीड़ 200-400 लोगों की भीड़ हो, वहाँ पे एक दूसरे को कहना भी, चूँकि लोग थोड़ा लापरवाह हो जाते कि कोरोना नहीं, को ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम उससे यदि प्रिकॉशन रखें तो बचा जा सकता है। और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उनको तो सबसे पहले जाके लगवानी चाहिए कि वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन लगाने के साथ साथ हम ये भी, सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि बच्चों के लिए शुरुआत की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत योगी जी को धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों के बारे में, जो हम सभी के लिए प्यारे होते हैं बच्चे, उनके लिए एक नई जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाली है, तो उन्होंने शुरुआत की। ये पहल बहुत ही सराहनीय पहलू है, ये कार्य है उसको कह सकते हैं। और शादी विवाह में भी हमें भीड़ भाड़ में थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। 2000 अभी कुछ दिन पहले आप बीजेपी में, लखनऊ में जाकर के ज्वाइन हुई हैं बीजेपी में। ऐसे में जो 2022 का चुनाव है,
क्या आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं और 2022 के चुनाव को किस तरीके से आप देखती हैं? जो 2022 आने वाला है, यदि ये सीट मुझे जानकारी है, मैं कहीं से जानकारी प्राप्त है मुझे कि ये दोनों कोर्ट में पेंडिंग मतलब केस चल रही है। यदि ये सीट हो जाएगी तो मैं यहाँ से लड़ूंगी, और नहीं तो मैं जो है पार्टी से अपनी बातों को उच्च स्तरीय रखी हूँ कि मुझे चकिया विधानसभा 383 चाहिए, जो वहाँ से मैं लड़ना चाहती हूँ, ये रखी हूँ। बाकी पार्टी जैसा आदेश करेगी, जो भी मुझे आदेश निर्देश देगी, मैं वो पार्टी के लिए काम करूँगी। और निश्चित है कि जनता का आशीर्वाद है और जनता की सेवा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, निश्चित तौर पे 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही है आप सबके आशीर्वाद और दुआ से। तो ये थे हमारे साथ रूबी प्रसाद जी, जो 2012 से लेकर के 2017 तक एक पहली दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की एक पहली महिला थी जो विधायक बनी थी। और इनके चुनाव जीतने के बाद जो क्षेत्र में दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से उत्साह देखा गया था, काफ़ी जिस तरीके से इनसे हमने बात किया तो ये भी इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये जो पूरा विधायकी का दौर था तो उसमें जो इन्होंने विशेष तौर पे जो देखा कि महिलाएं जो घूंघट काढ़ करके या घूंघट निकाल करके जिस तरीके से ये जो रहती थी, उनसे भी जा करके बात करना, उनकी समस्याओं को जानना। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था कि पहली महिला होने के बाद जिस तरीके से महिलाओं से इनका जो जुड़ाव हुआ वो आज भी इन्हें प्राप्त हो रहा है।